Hello students, welcome back to the competency based physics question series on your own YouTube channel KK Awasthi Edu Hub। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जहां पर वील बी डूइंग क्वेश्चंस फॉर on physics and maths. This is the third lecture in this series. We have already covered force and modern physics. So if you are new on the channel, subscribe the channel and you can check these videos as well. आज के सेशन में भी हम डिफरेंट लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. Few of them are conceptual based, few of them are graphical and few of them are numerical based. So let's start the session. This is the first question. First 5-6 questions will be assertion and reason based. एक बार क्विकली आपको ब्रीफ कर देता हूं कि कैसे ऑप्शन टिक करने हैं. अगर ए और बी दोनों सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion तो ए ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. अगर ए और बी दोनों सही हैं लेकिन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी सेलेक्ट करोगे. ए स्टेटमेंट सही है, आर फॉल्स है तो सी सेलेक्ट करोगे और दोनों गलत है तो डी सेलेक्ट करोगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, असर्शन स्टेटमेंट कह रहा है द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड इन द मैटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. यस, जब आप किसी बॉडी को हीट करते हो और उसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस होता है. देखिए तीनों जगह इंक्रीमेंट हो सकता है, लेंथ में भी हो सकता है, एरिया में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है. ठीक है, तो लीनियर, वॉल्यूम एंड एरिया तीनों में एक्सपेंशन हो सकता है. तो यस, पहला स्टेटमेंट इज इंडीड करेक्ट. दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. देखिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसी रेशियो में लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है. भाई चेंज इन लेंथ भी वैसे ही बढ़ता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है. तो मॉडरेट टेम्परेचर्स के लिए अल्फा इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ये चेंज नहीं होता, मटेरियल का प्रॉपर्टी है. अल्फा इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी. आप टेम्परेचर बढ़ाते हो डेल्टा एल भी बढ़ जाता है तो अल्फा ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग. तो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? स्टेटमेंट ए इज true but R is false. तो C will be the correct option. Right? Second पढ़ते हैं, temperature near the sea coast is moderate. बिल्कुल ठीक बात है. सी कोस्ट पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है. इसका दो रीजन है. पहला, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये बहुत ज्यादा होती है. राइट, इट इज 4.2 जूल किलो जूल पर केजी. आई गेस ये बात आप जानते हो. ये पहला रीजन है क्यों सी शोर पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. और दूसरा एक और रीजन है लैंड एंड सी ब्रीज. ये दोनों ही सेलेना में लिखे हुए हैं. ठीक है, लेकिन आपको रीजन में बोल रहा है वाटर हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी. नहीं, बात कंडक्टिविटी की कभी नहीं है, बात हमेशा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की है. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है. राइट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बात समझ में आ रही है? वाटर की हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है, इनफैक्ट मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है एंड ऑब्वियसली ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रीजनिंग में भी आ सकता है. लैंड एंड सी ब्रीज. ठीक है, आई गेस ये बिल्कुल क्लियर है. डे टाइम पे क्या होता है? कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड कीपिंग द टेम्परेचर मॉडरेट. और रात को क्या होता है? ऑपोजिट होता है. कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी मेंटेनिंग द टेम्परेचर. ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा. ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. द ब्रास टम्बलर फील्स कूलर देन वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे. बिल्कुल ठीक बात है. ब्रास इज अ वेरी गुड कंडक्टर. ब्रास इज अ गुड कंडक्टर. अब आपने एक ठंडे दिन पर ब्रास को टच किया, ब्रास तो गुड कंडक्टर है, तो आपकी बॉडी से हीट ब्रास पे फ्लो कर जाएगी. अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉडी हीट लूज करेगी. अगर आपकी बॉडी हीट लूज करेगी तो ऑब्वियसली आपको ठंडा लगेगा. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट.
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इज मच लेस देन दैट ऑफ वुड। नहीं भाई, ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी तो ज्यादा होती है। ब्रास इज अ गुड कंडक्टर, वुड इज अ बैड कंडक्टर। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली कोई किसी को एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। we have to read this paragraph and we have to answer the question। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता देता हूं उस पैराग्राफ में क्या है। आप वीडियो को पॉज करो और पैराग्राफ को रीड करो। ठीक है, इट बेसिकली रिलेट्स एटॉमिक वेट विद स्पेसिफिक हीट। ठीक है, पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक वेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, जो कंटेंट आपको दिया होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस उस कंटेंट पे होते हैं। कंटेंट समटाइम्स इज मिसलीडिंग एंड द क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। वही चीज यहां पर भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मटीरियल विद डैश स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रेफर्ड टू मेक द कैलोरीमीटर। तो आप जानते हो कैलोरीमीटर के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाई लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ताकि थोड़े से टेम्परेचर, थोड़े से ही हीट से कैलोरीमीटर अपना टेम्परेचर चेंज कर दे। टेम्परेचर को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा हीट ना देनी पड़े, राइट? तो आपको लो स्पेसिफिक हीट चाहिए। इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर आएगा लो स्पेसिफिक हीट। दूसरा क्या होता है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, राइट? हाई कंडक्टिविटी। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो रिक्वायर्ड है फॉर द मटीरियल ऑफ कैलोरीमीटर। इसीलिए हम कैलोरीमीटर में कॉपर यूज करते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। ठीक, सेकेंड, द हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन वेदर द हीट इज एडेड एज कांस्टेंट डैश और कांस्टेंट डैश। अब पार्ट बी और सी मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। पार्ट सी कह रहा है व्हाई डज अ गैस नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए, Q की वैल्यू होती है एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब C की वैल्यू हो गई Q अपॉन एम डेल्टा टी। जब आप किसी गैस को हीट करते हो तो आप किसी गैस को दो तरीके से हीट कर सकते हो। पहला तरीका होता है आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर सकते हो। ठीक, दूसरा आप गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कर सकते हो। ठीक है, जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हो तब स्पेसिफिक हीट आ जाती है Cp। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस को हीट करते हो तो स्पेसिफिक हीट को बोलते हैं Cv। दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट अभी आपके में नहीं है, बट ये क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। वर्क डन होता है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर कभी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होता है। जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हो तो कोई हीट इन्वॉल्व नहीं होती है, Q 0 हो जाता है। अगर Q 0 हो जाता है तो C की वैल्यू 0 हो जाती है। जब आप गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हो तो डेल्टा T की वैल्यू 0 हो जाती है, तब C की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, किसी गैस की स्पेसिफिक हीट 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर सकती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट सेलेना में है नहीं, बट सिंस ये क्वेश्चन है, बहुत से मैंने सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा है, तो मेक इट वेरी वेरी क्लियर। गैस विल हैव टू स्पेसिफिक हीट्स, one at constant pressure, one at constant volume. And why is the specific heat value not unique? Because किस मेथड से आप हीट ऐड कर रहे हो? मेथड ऑफ रेजिंग टेम्परेचर of a gas determines C.
गैस की स्पेसिफिक हीट इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि आप उसका 1 डिग्री टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर रहे हो। स्पेसिफिक हीट की बेसिक डेफिनेशन ही है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट है ये कैसे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। इस रीजन की वजह से गैस की स्पेसिफिक हीट यूनिक नहीं होती। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। जितने भी क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं ऑल आर यूनिक। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। तो बहुत ध्यान से सेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, एंड मेक नोट्स इफ रिक्वायर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देयर इज अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है, एक डायग्राम है जिसमें आपको 3 मेथड दिखा रहा है हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स में होता है और रेडिएशन गैसेस में होता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में यू रिक्वायर अ मीडियम, बट रेडिएशन में यू डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ओके, राइट। सबसे ज्यादा तेज रेडिएशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको तो मीडियम की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन बन के मिल रहा है, राइट भाई। मोटिव केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हर वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ना है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, रेडिएशन इज पॉसिबल इन वैक्यूम। यहां पर एक नंबर का ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है। Which of the following mode of heat conduction is possible in vacuum? Conduction, convection, radiation, all the above. So radiation is possible in vacuums. Conduction and convection is not possible. Why? Because they require a medium. तो क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन हिडन है। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रूट ग्रोवर्स स्प्रे वाटर एट ट्रीज व्हेन फ्रॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू। चलो इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि होता क्या है। देखिए फ्रॉस्ट इज एक्सपेक्टेड, या मैं इसको आपसे कह दूं कि ओवरनाइट अगर इट इज लाइकली दैट द टेम्परेचर विल फॉल टू फ्रीजिंग लेवल्स, तो आपने देखा होगा कि फ्रूट ग्रोवर्स या ये फील्ड्स में भी आप देखते हो, आपकी सेलेना में वाटरिंग द फील्ड करके ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसका लॉजिक क्या होता है, जब आप फ्रूट्स पर पानी डाल देते हो या क्रॉप्स पर पानी डाल देते हो और रात को टेम्परेचर एकदम से गिरता है, तो होता क्या है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये आइस बनेंगी, राइट, ऑब्वियसली फ्रीज करेंगी। आपका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला गया तो दे विल फ्रीज, नहीं। नाउ इफ दे आर फ्रीजिंग तो दे हैव टू एक्सपेल हीट। भाई अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो हीट तो एक्सपेल करोगे, यस और नो। वो जो हीट ये एक्सपेल करते हैं वही हीट ये क्रॉप्स और फ्रूट्स ले लेते हैं और अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और खराब नहीं होते। बात समझ में आई? जब ये वाटर फ्रीज होकर आइस बन रही होगी, वाटर आइस बन रही है, टेम्परेचर में ड्रॉप होना है, मतलब कहीं ना कहीं हीट लिबरेट हो रही है। वही हीट ये फ्रूट्स ले लेते हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं, खराब नहीं होते, रॉटन नहीं होते। इज दैट वेरी वेरी क्लियर, राइट? तो यहां पर द करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हेन देयर इज एन एक्सपेक्टेड डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, this is what we do, right? Next is, which element has the highest thermal conduction? Now this is a memory based question. memory based का मतलब याद रखना है। मैंने यहां पर deliberately लिया है ताकि हर वो बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो याद कर ले कि सिल्वर का थर्मल कंडक्शन सबसे ज्यादा होता है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। कुछ कुछ चैप्टर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज, latent heat of vaporization is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of, no, this is specific heat. The amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 K, no, this is thermal conductivity या heat capacity. The amount of heat required to change the phase of a substance from solid to liquid, no. The amount of heat required to change the phase of a substance from liquid to gas, yes, जब आप liquid to gas पे change कर रहे हो तब vaporization हो रहा है। So the correct option is D. I guess बात समझ में आ रही है? So very very important question, बहुत सेलेना में भी है और ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पर ये क्वेश्चन है। Heat was given to a body
बॉडी विच रेजेस इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, ठीक है। यूनिट मास है या नहीं ये नहीं दिया, ये नहीं बोला आपसे कि यूनिट मास का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली पूरी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर रहे होंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज थर्मल कैपेसिटी, राइट, या हीट कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपकी बुक में C डैश से मार्क्ड है, राइट, C डैश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू? Heat gained is equal to heat lost. There is no, this is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong. The heat taken is equal to heat given. This is the basic principle of calorimetry. इसमें कोई, it's not a very difficult question, very easy one. चलो next. At normal temperature pressure, water boils at 100 degree centigrade. Deep down the mine, water will boil at, देखिए आपको मालूम है कि boiling point डायरेक्टली प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, अगर आप प्रेशर घटाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। व्हेन यू मूव डीप डाउन द माइन, जब आप माइंस के अंदर जाते हो तो होता क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, बहुत हाई प्रेशर होता है। अगर बहुत हाई प्रेशर होता है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर लेगा। तो अगर वाटर नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल कर रहा है तो माइंस के अंदर वो 100 से ज्यादा पे बॉइल करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। द फैक्टर नॉट नीडेड टू कैलकुलेट द हीट लॉस्ट और गेन्ड व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट। देखिए, मास रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड, रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास 9th में आपने पढ़ा है हीट एंड एनर्जी चैप्टर में। रिलेटिव डेंसिटी में हम जो रेफरेंस यूज करते हैं वो वाटर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो आपको मालूम है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज द रीजन, राइट। तो ध्यान रखेंगे, वेट इज समवेयर रिलेटेड टू मास, हो नहीं सकता। स्पेसिफिक हीट ऑब्वियसली यू हैव Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, C इज वेरी मच देयर इन द फॉर्मूला, delta T is temperature change, that is also present in the formula, so you are left with only one option, that is relative density. Next, a metallic ball and a highly stretched spring are made up of same material and have same mass. देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्पेसिफिकली कैलोरीमेट्री में तो इन कीवर्ड्स को तुरंत अंडरलाइन कर लो, राइट। सेम मटेरियल, इसका मतलब हर वो चीज जो मटेरियल पे डिपेंड करती है वो नहीं बदलेगी। सेम मास, हर वो चीज जो मास पे डिपेंड करती है वो नहीं बदलेगी। आपसे पूछ रहा है दे आर हीटेड सो दैट दे मेल्ट, दोनों अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली व्हाट इज लेटेंट हीट? Q इज इक्वल टू M इंटू L। ना मास चेंज हो रहा है ना मटेरियल चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट विल बी सेम फॉर बोथ द बॉल्स, राइट। इट इज वेरी मच अ मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी और मास पे डिपेंड कर रही है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नेक्स्ट, a closed bottle containing water at 30 degree centigrade is carried to the moon in a spaceship. Very good. If it is placed on the surface of the moon, what will happen to the water as soon as the lid is opened? It's an excellent question. ठीक, अच्छा, सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में बॉइलिंग बोल रहा है, फ्रीजिंग बोल रहा है, इट बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कुछ नहीं होगा, चौथा बोल रहा है कि वाटर विल डिकम्पोज इनटू H2NO2। ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब A B C में एनालाइज करना है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। आई गेस ये सबको पता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों होंगे ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, क्या मून पे एटमॉस्फेयर है? क्या मून पे एटमॉस्फेयर है? नहीं, मून पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। अगर मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब मून पर जो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो है, वेरी 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 लो, वेरी लेस, ऑलमोस्ट जीरो, राइट। अगर मून पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी जीरो है, वेरी लेस। तो वो बॉटल जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, आपने जैसे ही उसका लिड खोला, क्या वो पानी उबलने नहीं लगेगा? बिल्कुल उबलने लगेगा। क्यों उबलने लगेगा? क्योंकि बाहर तो प्रेशर है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर तो है नहीं। भाई बॉइलिंग तो तभी होती है ना जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, राइट। या आप ऐसे, अगर आपको ये इस कॉन्सेप्ट से समझने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे समझो कि मून पर एटमॉस्फेयर है नहीं, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, या कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम हो जाएगा। पानी तो ऑलरेडी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था जब आप मून पे लेके गए, आपने बॉटल खोली, पानी तो 30 पे था लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो गया, तो क्या होगा? पानी उबल जाएगा। व्हाट विल हैपन? द वाटर विल बॉयल। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? राइट। चलो नेक्स्ट। 550 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विथ 540 ग्राम ऑफ आइस। आपके पास आइस है कितनी? 540 ग्राम। इसको आपने मिक्स किया किससे? वाटर से। वाटर कितना है? 540 ग्राम। कितने पे है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं सेलेना में अनसॉल्व्ड, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक लगाते हैं। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मैंने अपने न्यूमेरिकल सेशन में भी बताया हुआ है। एक चैनल पर एक कैलोरीमेट्री के श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स करके एक वीडियो है, उसको देखना। उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं कैलोरीमेट्री के। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक काम करना होता है। देखो आइस अगर पिघलेगी तो उसे चाहिए हीट, ठीक। हीट कहां से लेगी? हीट वो लेगी वाटर से। वाटर कितने पे है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मुझे बताओ वाटर कितनी देर तक हीट दे सकता है? भाई वाटर केवल तभी तक तो हीट दे सकता है जब तक वो 80 से जीरो पे ना आ जाए, क्योंकि जीरो के नीचे तो वाटर खुद अपना स्टेट चेंज कर देगा। इजंट इट? आप समझिए, बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए हीट। हीट मिलेगी कहां से? वाटर से। वाटर कितने पे है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर कब तक हीट दे पाएगा? वाटर तभी तक तो हीट दे पाएगा जब तक वो जीरो पे ना आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जीरो पे आ जाए तो क्यू वाटर कितनी हीट देगा? एम सी डेल्टा टी, इतनी हीट तो देगा। व्हाट इज मास? मास इज 540। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज 1। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज 80 माइनस 0, ये आ गया आपका 540 इंटू 80, राइट। इतना कैलोरी हीट पानी दे सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास बर्फ कितनी है? 540 ग्राम, ठीक। पूरी बर्फ को पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए? आप इसको ऐसे लिखो, क्यू आइस। पूरी बर्फ को पिघलने के लिए इतनी हीट चाहिए। मास कितना है बर्फ का? 540। बर्फ की लेटेंट हीट कितनी है? 80। अब जरा ये दोनों एक्सप्रेशन देखो बेटा, बर्फ को पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए पानी उतनी ही हीट दे रहा है, तो क्या होगा? पूरी बर्फ पिघल जाएगी। और जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी भी तो जीरो पे आ गया। यस और नो? आप समझ पा रहे हो? पानी 80 पे था, 80 से पानी 80 से पानी जीरो पे आया, और इसमें उसने जितनी हीट दी उस पूरी हीट ने पूरी आइस को मेल्ट कर दिया। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ? फाइनल टेम्परेचर तो बेटा जीरो ही हुआ ना। यस और नो? ये बिल्कुल सॉलिड तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। अब यहां पर एक कंस्ट्रेंट और आता है, अगर वाटर ज्यादा हीट दे देता, समझिएगा ये क्वेश्चन सेलेना में पार्ट बी में आई गेस फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है। अगर वाटर ज्यादा हीट दे देता, जितनी हीट आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए वाटर उससे ज्यादा हीट दे देता, तो क्या होता? आइस तो मेल्ट होती, वाटर भी बनता, लेकिन उस वाटर का टेम्परेचर भी राइज कर जाता। यस, आई गेस 96 करके कुछ आंसर आता है।
प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेलेना अनसॉल्व, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने यूट्यूब पे नहीं कराए हैं, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर लो, मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत अफोर्डेबल है। देखो फ्री तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा फ्री है, बट आई गेस 1200 कुछ का है और 1 साल तक वैलिड है। और हर चैप्टर के एक एक दो टेस्ट हैं जो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो विद नेगेटिव मार्किंग एज वेल, राइट। तो ये आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा। आप टेस्ट दे रहे हो, वट एवर यू हैव स्कोर्ड आप फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो, एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे। सो 1200 समथिंग, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द अमाउंट, बट 1200 फॉर 1 ईयर इज लाइक 100 रुपीज पर मंथ। और 100 रुपीज पर मंथ में अगर आपको इससे बेटर या इसी टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएं तो इट्स एन आइसिंग ऑन द केक। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, जस्ट गिव इट अ शॉट। 1 या 2 टेस्ट उसमें फ्री हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, डाउनलोड द ऐप, कोर्स पे जाओ, वो टेस्ट दो जो फ्री वाले हैं, वो टेस्ट दो। आपको बहुत सारे टेस्ट दिखेंगे, उसमें से कुछ टेस्ट फ्री होंगे, वो दो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है वर्थ इट है, तो देन यू कैन गो विद इट। आई वुड रियली रिकमेंड, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड माय प्रीवियस यूट्यूब क्वेश्चन आंसर सेशंस, दे हैव परचेज्ड द टेस्ट सीरीज, राइट। चलो नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिल्ली इज। देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, शिमला से। शिमला कहां पे, हाइट पे। तो आप मुझे बताओ प्रेशर एट शिमला, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है, यस और नो, ये तो आपने 9th में भी पढ़ा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। क्यों हमारे नाक और कान ब्लीड करते हैं, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो घट गया, पहाड़ों पे जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो तो भगवान जी ने ऐसा बनाया है कि बाहर के प्रेशर को झेले, लेकिन बाहर का प्रेशर तो कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, नाक से खून निकलने लगता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कान से खून निकलने लगता है, राइट। तो जब हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब शिमला में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, दिल्ली में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो सी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली में द बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट एट शिमला, राइट। नेक्स्ट, during the change of phase of a substance on heating, its average kinetic energy, देखो वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप फेज चेंज करते हो तो आपको मालूम है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यस। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फेज, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप जानते हो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, राइट। गैस की इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से लिखते हैं, ये 2 एनर्जीज का सम होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, a 50-gram cube of ice and 500 gram of boiling water. Very good question. आपके पास ice है 50 ग्राम, आपके पास water है that is boiling, right? कितना? 500 grams. Okay. They are mixed in an open container. Keyword, भाई कंटेनर भी तो बोल सकते थे, why open container? इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक। Which of the following is most likely to occur? The ice vaporizes before it strikes the bottom of the container. A very very good question, excellent question. अब मुझे एक चीज बताओ, वाटर और आइस में से डेंसिटी किसकी कम होती है? बर्फ हमेशा पानी पर तैरती है, इसका मतलब प्रेशर क्लास 9th, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, राइट। अगर आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो क्या कभी बर्फ नीचे जा भी सकती है? आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत है।
the ice vaporizes before it strikes the bottom of the container. The ice will never strike the bottom of the container, no matter what. कुछ भी हो जाए, आपका बर्फ का गोला कभी भी कंटेनर के बॉटम पर स्ट्राइक करेगा ही नहीं। ये आप प्रैक्टिकली करके कितनी भी तेज बर्फ फेंक लो, वो जाएगा नीचे फिर ऊपर आ जाएगा, राइट। अब आप कहोगे सर मैं ऐसे करके ऐसे पत्थर की तरह बर्फ फेंकूं और कंटेनर से टकरा गया, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। आप नॉर्मली आइस क्यूब ड्रॉप करोगे तो कभी वो पानी में नीचे बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है वाटर की डेंसिटी से। तो पहला स्टेटमेंट तो टेक्निकली गलत ही है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में बात करते हैं, द वॉटर बॉइल्स मोर विग्रसली। कैसे पॉसिबल है यार भाई, कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, द वॉटर विल नॉट बॉइल मोर विग्रसली। इतना हीट नहीं मिल रहा है वाटर को। आप ये देखो ना, आपने 50 ग्राम आइस डाली है 500 ग्राम बॉइलिंग वाटर में, मास इज 10 टाइम्स लेस। द मास ऑफ द आइस इज 10 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ द वाटर। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग विग्रसली? मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्यों भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इट विल नॉट बॉइल विग्रसली। तीसरा ऑप्शन देखते हैं जरा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द वॉटर इन द कंटेनर स्टॉप्स बॉइलिंग ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज ऑफ आइस टू द वॉटर। चलो इस पर भी डिस्कस करते हैं। लास्ट देखते हैं, द डेंसर आइस क्यूब सिंक्स इन। स्टूपिड, पॉसिबल ही नहीं है, आइस इज नॉट डेंसर। तो लास्ट स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। अब जरा सी स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है द वॉटर इन द कंटेनर बॉइल्स, देख नहीं रहा हूं, ड्यूरिंग द चेंज इन फेज ऑफ आइस। ये कुछ लॉजिकल लग रहा है। देखिए, जब चेंज इन फेज हो रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे फ्रॉस्ट वाले क्वेश्चन में था। जब चेंज इन फेज हो रहा है तब क्या हो रहा होगा? आइस हीट दे रहा होगा, राइट। वो हीट कहां जा रही होगी? वो हीट जा रही होगी वाटर में। तो वो ड्यूरेशन जब चेंज इन फेज इज टेकिंग प्लेस, उस समय ये पॉसिबल है कि वाटर बॉइल करेगा, राइट। तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? अगेन इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, और वैसे मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं टेस्ट सीरीज परचेज करो। इफ यू आर ओके विद द यूट्यूब सेशंस, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। टेस्ट सीरीज में और भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, hailstone at 0 degree centigrade falls from a height of 1 kilometer on insulating surface, converting whole of its kinetic energy into heat. What part of it will melt? देखो होगा क्या, जब हेलस्टोन आप समझ रहे हो, छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े, जब ये गिर रहे हैं, कहां से गिर रहे हैं? हाइट कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर। इस हाइट से गिर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सीधे सीधे मेल्ट होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। दे विल सिंपली मेल्ट। तो जब मेल्ट होंगे तो Q इज इक्वल टू M इंटू L। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ इट विल मेल्ट। इसका मतलब पूरा पार्ट मेल्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए केवल M पार्ट मेल्ट हुआ, राइट। तो केवल M पार्ट Q इज इक्वल टू ML। और अगर हाइट से गिर रहा है तो वर्क डन इज नथिंग बट Q, दैट विल बी mgh। ये दोनों इक्वेट करके देख लो, M इंटू L इज इक्वल टू mgh। तो M अपॉन M, ये कितना आ जाएगा? L अपॉन GH आ जाएगा। व्हाट इज L? लेटेंट हीट इज 330 डिवाइडेड बाई व्हाट इज, आई हैव फाउंड M अपॉन M, ठीक है। M अपॉन M इज L, ठीक है। G इज 10, H इज 1000, राइट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, यहां पर देखो जूल पर ग्राम है, तो ये 10 टू द पावर 3 कर दो, तो ये 33 आ गया। M अपॉन M, 33 तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? M अपॉन M कितना पार्ट मेल्ट कर रहा है? 1 अपॉन 133 पार्ट मेल्ट कर जाएगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। एक बार फिर से समझा रहा हूं, वो पूछ रहा है कि कितना पार्ट मेल्ट कर रहा है, मतलब टोटल कितना था और कितना बचा। भाई जितना बचा उसको जब डिवाइड कर दोगे टोटल से, तभी तो पता चलेगा कितना मेल्ट हुआ। यस और नो? राइट। तो मैंने
कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम निकाल लिया, दैट कम्स 1/33. So A is the correct option. Again a very very good question. Next, a block of ice at -10 degree centigrade is slowly heated and converted to steam. ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आसान है. -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास आइस है. सबसे पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बनेगी, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगी, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम बनेगी. अब क्या होगा भाई, यहां पर आइस टू आइस MC डेल्टा टी, आइस टू वाटर ML, वाटर टू वाटर MC डेल्टा टी, वाटर टू आइस ML. एक चीज हमेशा याद रखना, MC डेल्टा टी ये वाला ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, M इंटू L ये वाला ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप देखो y एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट कर रखा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी. तो सबसे ज्यादा देख लो कब आपको, पहले आपको ऐसे मिल रहा है, फिर आपको ऐसे मिल रहा है, फिर आपको ऐसे मिल रहा है, फिर आपको ऐसे मिल रहा है. ये स्ट्रक्चर कहां पे है, यहीं पे है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. ये सब ट्रिक्स होती हैं ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस को क्विकली करने के. नेक्स्ट, डेटा इज सेइंग मास इज 10 ग्राम्स. ओके, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड, जो डेटा गिवन है लिख लेते हैं. मास है आपका 10 ग्राम. ओके, quantity of heat supplied is 120 joule and rise in temperature is 10 degree centigrade. The heat capacity of the substance is, heat capacity सबसे पहले Q is equal to MC delta T होता है, तो specific heat capacity हो गई Q upon M delta T. Q है 120, M है 10, delta T है 10, तो specific heat capacity हो गई 1.2 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्टेटमेंट तो ठीक है. ठीक, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको पूछ रहा है हीट कैपेसिटी. इस हीट कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास, तो 1.2 इंटू मास इज 10, दैट इज 12 जूल पर केल्विन. 90% बच्चे बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है बेटा, इसका यूनिट देखो और इसका यूनिट देखो, राइट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टोल्ड मी सर वो काउंसिल में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है. गलत नहीं दिया है, यूनिट गलत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. मेरी एक बात याद रखना, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में यूनिट ही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको फंसाएगा, हमेशा फंसाता है, सालों से ये प्रॉब्लम है. तो हमेशा यूनिट देखना. न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक आ रही है हीट कैपेसिटी की, लेकिन यूनिट ठीक नहीं है भाई, तो ए स्टेटमेंट ठीक नहीं है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ओके, बी स्टेटमेंट ही केवल सही है, ए स्टेटमेंट सही नहीं है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं. 3 metals A, B and C are supplied with same quantity of heat. इसका मतलब QA is equal to QB is equal to QC. Their masses are in the ratio of MA is to MB is to MC is 2 is to 3 is to 4. If they show same rise in temperature, मतलब delta TA is equal to delta TB is equal to delta TC, then the ratio of their thermal capacities, again very deceptive question, thermal capacity independent of mass, yes or no, फर्क ही नहीं पड़ता. थर्मल कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो ये सारा डेटा केवल ब्लफ है. क्यों ब्लफ है भाई, जो मास का चेंज है वो कुछ मैटर ही नहीं करेगा थर्मल कैपेसिटी में. ठीक है, केवल Q और T मैटर करता है. व्हाट इज C डैश, C डैश इज Q अपॉन डेल्टा T. Q भी सेम है, डेल्टा T भी सेम है, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. टू सब्सटेंसेस A एंड B हैव सेम मास, अगेन MA. ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते जो डेटा दिया उसको लिखते चलो. सब्सटेंस A हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
तो CA is greater than CB. What consequence would you expect when these substances are subjected to same amount of heat energy? That means QA is equal to QB. एक बार जल्दी से ऑप्शन पढ़ते हैं. Substance A will experience smaller temperature change, मतलब temperature change की बात कर रहा है. Q is equal to MC delta T. Right? Q सेम है दोनों का. आप ऐसे देखो, डेल्टा T is proportional to 1 upon Q upon M into C. Q सेम है, M भी सेम है. क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है उसका टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी कम है? बी की. तो टेम्परेचर राइज ज्यादा किस में होगा? बी में. या ए में कम टेम्परेचर राइज होगा. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. भाई आप समझ पा रहे हो? डेल्टा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CA. तो आप ऐसे देखो, TA अपॉन TB विल बी इक्वल टू CB अपॉन CA. CA बड़ा है तो ये चीज लेस देन 1 हो गई. अगर ये चीज लेस देन 1 हो गई देन आई गेस यू गेट योर आंसर. TA इज लेस देन TB. A इज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही बेस्ट तरीका होता है. नेक्स्ट, rivers which originate from the glaciers at high altitude have a supply of water throughout the year. Again same question, वही लॉजिक लगेगा जो फ्रॉस्ट में लग रहा था. राइट? दिस इज बिकॉज आइस इन हाई माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस. दिस इज ड्यू टू, एनी गेसेस? 336 जूल पर ग्राम. दिस इज द लेटेंट हीट. राइट? फ्यूजन ऑफ आइस. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है. इसका मतलब बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करेगा जब आइस मेल्ट होगा, जो हीट वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा. इनफैक्ट वाटर की सप्लाई को इंश्योर करेगा. आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पूछे जा रहे हैं. और ये प्योर थ्योरी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है. तो कैलोरीमीटर वाला चैप्टर बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ना है. कुछ भी छोड़ना नहीं है बेटा उसमें. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. During the change of state of a substance from solid to liquid, heat is absorbed by the body, but its temperature does not rise, right? Which of the following statement explains the phenomena? Only kinetic energy of the molecule increases. नहीं, अगर temperature change नहीं हो रहा है तो kinetic energy change नहीं होगी. Only potential energy of the molecule increases. Yes. एक बार फिर से समझ लो. U होता है kinetic energy plus potential energy. Excuse me. पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टेट की वजह से. जब आप चेंज इन फेज देखते हो, आपने सब्सटेंस को हीट दी, लेकिन वो हीट इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है. पोटेंशियल एनर्जी मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में किस पोजीशन पे हैं. जब ये स्पेसिंग बढ़ने लगती है, ये अरेंजमेंट चेंज होने लगता है, तो आपके सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या व्हाटएवर. नेक्स्ट, two metals A and B have their specific heat capacities in the ratio of 2:3. So Ca upon Cb is given, it is 2/3. If they are supplied the same amount of heat, that means Qa is equal to Qb. Which metal will show a greater rise in temperature? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था Q is equal to mc delta T. तो T is equal to Q upon mc. तो TA अपॉन TB इज इक्वल टू Q तो सेम है, इस QA अपॉन MACA इंटू QB इंटू MBCB. QA QB सेम है. ठीक है, तो TA अपॉन TB कितना आ जाएगा? दिस विल बी MB इंटू CB डिवाइडेड बाई MA इंटू CA. The two metals A and B have their, if they are supplied the same amount, then which metal will show a greater rise in temperature? If their masses are same. masses भी same आ गए, ये भी काट दो. ये हो गया CB upon CA. CB upon CA is 3/2 which is greater than 1. इसका मतलब TA is greater than TB. So which will show a greater rise in temperature? A will show a greater rise in temperature. Right? Calculate the ratio of their temperature rise if the masses are in the ratio of 3:5. मतलब अब की बार मास सेम नहीं है, यही इक्वेशन उठा लो. ठीक है,
TA अपॉन TB कितना आ रहा है? TA अपॉन TB इज, दिस इज MBCB डिवाइडेड बाई MACA, ये हो गया MB अपॉन MA इंटू CB अपॉन CA। व्हाट इज MB अपॉन MA? आपको क्वेश्चन में MA अपॉन MB दिया हुआ है, दैट इज 3/5। तो MA अपॉन MB, तो MB अपॉन MA इज 5/3। व्हाट इज CB अपॉन CA? CB upon CA will be 3/2. This will be 3/2. So what is TA upon TB is 5/2. So the correct option is 5:2. I hope समझ में आ रहा होगा, right? चलो next. Why does, पहले सेकंड वाला पार्ट करते हैं. Why does 1 gram of water at 0 degree centigrade has 336 joule more heat energy than 1 gram of ice? क्यों होती है भाई? क्योंकि जब आप 1 ग्राम ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हो तो Q आता है MC डेल्टा T प्लस ML, ये हीट एक्स्ट्रा रहती है. दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रेजेंट इन द वाटर. व्हाई? बिकॉज यू हैव फॉर्म्ड द वाटर फ्रॉम आइस. तो आपने एक्स्ट्रा हीट जो दी वही इसकी एनर्जी को इंक्रीज करता है. नाउ the best question of the session is this, a very good question. I have seen a number of students getting this wrong. You have to convert 1 joule per gram degree F into SI. SI में जूल तो जूल रहेगा, ग्राम बन जाएगा kg और डिग्री F बन जाएगा डिग्री C. ठीक, तो आपको मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ जूल पर kg डिग्री F. बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है हाउ टू चेंज डिग्री F इंटू डिग्री C. ठीक, अब देखो गलती, पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे गलती क्या होगी. देखिए क्वेश्चन, ये जो यूनिट आपको दी है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है? J मतलब Q, ये M, ये डेल्टा T. इसका मतलब ये स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है. और स्पेसिफिक हीट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. रेज द टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज करना है. आप समझ रहे हो? इट इज नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज चेंज इन टेम्परेचर. तो आपको एक्चुअली करना क्या है? आपको फॉरेनहाइट स्केल से सेंटीग्रेड स्केल पर चेंज मेजर करना है. आप समझ पा रहे हो? राइट, आपको फॉरेनहाइट स्केल से सेंटीग्रेड स्केल पर चेंज मेजर करना है. अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. सेंटीग्रेड स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं, फॉरेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स होते हैं. राइट, फॉरेनहाइट स्केल आपकी 32 से 212 जाती है. इफ यू गाइज रिमेंबर, यस, 32 से 212 जाती है. और रिलेशन क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9. अब मैं आपको ये कन्वर्जन करके दिखाता हूं. ठीक है, देखिएगा. C1/5 इज इक्वल टू F1 माइनस 32/9, या मैं इसको लिख दूं 9/5 C1 इज इक्वल टू F1 माइनस 32. 9/5 होता है 1.8 C1 इज इक्वल टू F1 माइनस 32. ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 1.8 C2 इज इक्वल टू F2 माइनस 32. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. जब आप दो में से 1 माइनस करोगे तो यू विल गेट F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 1.8 C2 माइनस C1. ये है चेंज इन F. राइट, दिस इज चेंज इन F and this is 1/8 times change in degree C. तो बहुत से बच्चे यहां पर 1 ही लेके कर देंगे. नहीं, change in F is 1.8 times change in C. तो जब आप डिनोमिनेटर में F से C चेंज कर रहे हो तो आप 1.8 टाइम्स उसको चेंज करोगे.
बात समझ में आ रही है? राइट? ठीक है, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ये गलती किसी भी बच्चे से नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी चेंज करना है, डायरेक्ट चेंज नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि डिग्री सी से एफ पे आप कैसे चेंज कर रहे हो। आई गेस आई एम वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तक के सारे क्वेश्चंस अगर क्लियर हैं तो प्लीज एक लाइक मार दो चैनल पर। ऑब्वियसली इट विल इनकरेज अस, राइट? ठीक है ना? तो जब आप डिग्री सी से एफ पे जाओगे तो डिनोमिनेटर में 1/1.8 आएगा, जो ऊपर जाएगा तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। ऑन अ हॉट समर डे वी ऑफन पुट आइस क्यूब्स टू कूल द वाटर। यस, आइस की लेटेंट हीट 336 जूल पर ग्राम है, बहुत हाई है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ हीट टू मेल्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन अ नंबर ऑफ टाइम्स। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल इज डेल्टा टी। आपको दिया है 0.2 डिग्री सी। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटरफॉल। अगेन mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी में भी आप कर चुके हो। h का वैल्यू आ जाएगा mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाई m इंटू जी। m से m कटा, दिस इज c डेल्टा टी अपॉन g। स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है 4200, डेल्टा टी इज 0.2, g is 10, this will be 84 meters. Easy one. Next, in the physics laboratory, various blocks of material labeled A and B, each with masses ranging from 10 grams to 50 grams, are utilized to determine their respective heat capacities. Subsequently, a graph is plotted. ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है? हीट कैपेसिटी और मास। हीट कैपेसिटी और मास। Plot the graph between the mass and specific heat capacity of material A and B. Again, a very very good question. And the second part says which material is relatively better conductor. देखिए, सबसे पहली चीज समझिए, आपको बोल रहा है आप मास बढ़ा रहे हो तो हीट कैपेसिटी ए और बी की इस रेशियो में इंक्रीज कर रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास का ग्राफ बनाओगे, आप मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तो आप यूनिट मास लेते हो, कोई चांस ही नहीं है, राइट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तो आप यूनिट मास लेते हो, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगी। ऐसा थोड़ी है कि 5 ग्राम कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी, 10 ग्राम कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी। दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो एक ही होगी, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे वेरी करेगी? कभी नहीं। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। केवल एक डाउट आपको हो सकता है कि ए वाला ऊपर बनेगा या बी वाला ऊपर बनेगा। ऑब्वियसली ए वाला ऊपर बनेगा, ए का स्लोप ज्यादा है। ठीक, दूसरा क्या पूछ रहा है? विच मटीरियल इज रिलेटिवली बेटर कंडक्टर। बेटर कंडक्टर का मतलब आपने थोड़ी सी हीट दी तो किसका टेम्परेचर बेटर राइज करेगा, वही बेटर कंडक्टर होगा। तो आप मुझे बताओ किसका टेम्परेचर जल्दी राइज कर रहा है? जिसका टेम्परेचर जल्दी राइज कर लेगा वो बेटर हीट कंडक्टर होगा, राइट? तो आप मुझे बताओ जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कम हीट चाहिए होती है। बिल्कुल वही लॉजिक है जो कैलोरीमेट्री में कॉपर यूज करने का है। कैलोरीमेट्री में कॉपर इसलिए तो यूज करते हैं क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। थोड़ा सा हीट देते हैं, टेम्परेचर राइज कर देता है। तो आप मुझे बताओ जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वही तो बेटर कंडक्टर होगा। तो बी विल बी अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। In the graph, a given quantity of ice is converted into water. What does the portion AB represent? सबसे पहले देखो AB क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब लेटेंट हीट वाला पार्ट है। -20 से यहां पे, तो ये क्या हो रहा होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस है ये,
yes or no? This is nothing but the melting of ice. लेटेंट हीट है, मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. Why is the portion AB parallel to time axis? टाइम एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट कर रखा है? पहले टाइम एक्सिस, एक्चुअली यहां पे टेम्परेचर एक्सिस होगा, टाइम एक्सिस नहीं होगा, टेम्परेचर एक्सिस होगा. क्यों? क्योंकि स्टेट जब आपका चेंज होता है उस समय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यस और नो? स्टेट चेंज पे टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसी वजह से यू गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन. थर्ड, व्हाई इज द स्लोप ऑफ ओए स्टीपर देन द स्लोप ऑफ बीसी? सबसे पहले जरा देखो स्लोप है क्या. देखिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. स्लोप होता है y बाई एक्स. y पे आपके पास क्या है? डेल्टा टी. x पे आपके पास क्या है? Q. तो यहां पे जरा डेल्टा टी अपॉन क्यू देखो क्या आना चाहिए? 1 अपॉन एम सी आना चाहिए, राइट? इसका मतलब आपको स्लोप जो है वो स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसकी स्लोप ज्यादा होगी, यस और नो? आप समझ पा रहे हो? इस ग्राफ में जो स्लोप आ रही है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है? स्पेसिफिक हीट के. तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है उसकी स्लोप ज्यादा होगी. अब आपको मालूम है कि आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 2.1 के आसपास, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4.2 के आसपास. मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं. स्पेसिफिक हीट कम किसकी है? आइस की. सी आइस इज लेस देन सी वाटर. ओके, तो ऑब्वियसली ये स्लोप, ये सी अगर कम है तो स्लोप ज्यादा होगा. इसका मतलब स्लोप ऑफ आइस will be greater than the slope of water. अब आप मुझे बताओ इस ग्राफ में आइस की स्लोप तो यही है, ये आइस वाली स्लोप है, ये वाटर वाली स्लोप है. तो आइस वाली स्लोप वाटर वाली स्लोप से ऑब्वियसली ग्रेटर होगी. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, अराउंड 1 आवर. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा कमेंट रिसीव होगा अगला लेक्चर उसी टॉपिक का होगा, मतलब उसी चैप्टर का होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड. सो टेल मी which chapter you want me to take up again, right? Take very good care of yourself and all the very very best for your board exams. Take care.